बीच में कुछ इशारा करेंगे बंद करने का, बोलिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है दादा जी, नमस्कार। कितना लोग इकट्ठे हो गए? और इस टॉपिक के शब्दावली की दृष्टि से प्रमा मीन्स संतुलन। अब ये संतुलन भार सामंजस्य के रूप में भी और शक्तिगत दृष्टि से भी, शक्तिगत भारसाम्य और वजनगत साम्य भारसाम्य। अब इसको इसकी स्पिरिट क्या है? त्रिगुणात्मिका जैवी सत्ता, उसी तरह से त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका अशेष त्रिकोण धारायाम। तो ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि के निर्माण में पीछे भी हम लोगों ने शेयर किया कि सृष्टि के जो तीन पहलू है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का तीनों का जब सामंजस्य बना रहता है तो परमात्मा का जो चिंतन है, जो संकल्प है, एकोहम बहुश्यामी, वो फलीभूत नहीं हो पाता है। अभी बैलेंस बना हुआ रहता है। और उस ट्रायंगल का जो न्यूक्लियस है, परम पुरुष, जिसको कि पुरुष कहा जाता है, तो पुरुष और शक्ति, यही शक्ति प्रकृति के रूप में पुरुष को बांधती है। और पुरुष का उद्देश्य है यहां एकोहम बहुश्यामी। इसलिए प्रकृति को आदेश देते हैं टू बाइंड। उसी का परिणाम हुआ आगे चल करके तीनों में से कोई दो गुण अनइक्वल होने के कारण सृष्टि का निर्माण आगे शुरू होता है। और उस सृष्टि के निर्माण के साथ ही कला, उसके बाद में माइंड की फीलिंग, तो माइंड की फीलिंग
आई एग्जिस्ट, आई डन, इसकी भावना निर्माण होकर एक माइंड बनता है। वो माइंड परमात्मा का माइंड है, जिसको फिलॉसफी की भाषा में भूमामन या कॉस्मिक माइंड कहा गया है। लेकिन ये तो अभी आध्यात्मिक स्तर पर से मानसिक स्तर पर आया, भौतिक स्तर तो अभी हुआ ही नहीं। इसीलिए ये जो परमात्मा का मन है, सतोगुण युक्त, रजोगुण युक्त और तमोगुण युक्त, तो यही जो तीन गुण हैं वो आई एग्जिस्ट, आई डू, डन आई, उसमें से डन आई मतलब चित्त, उसमें मेटामार्फोसिस प्रकृति के द्वारा कराया जाता है। और लास्टली पंच महाभूतों का फॉर्मेशन होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब मेटामार्फोसिस होता है। तो पंचमहाभूत बन गए। पंचमहाभूत का ये संसार धीरे धीरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य जगत, तो ये इस तरह से सृष्टि निर्माण हुई। लेकिन इस सृष्टि के निर्माण के रूप में जिन्होंने निर्माण किया वो लीला पुरुष है। उसने एक से अपने आप को अनेक में रूपांतरित कर दिया है और आगे वही तारक ब्रह्म बन करके शिव के रूप में आए, बाद में कृष्ण के रूप में आए। और आज कृष्ण ने जो वादा किया था 3500 साल वर्ष पूर्व, उसी वादा को पूर्ण करने के लिए संकल्प पुरुष बन करके अभी गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए और उन्होंने ये जो टॉपिक है प्रमा, इसमें आप प्रमा जो एक टॉपिक है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप में बाबा बहुत दुखी होकर के एक्सप्रेस करते हैं कि आज संतुलन नाम की कोई चीज नहीं रही। भौतिक स्तर में भी कोई संतुलन नहीं है, मानसिक स्तर में कोई संतुलन नहीं है, आध्यात्मिक स्तर में कोई संतुलन नहीं है। और इस बात को आज सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और बढ़िया से समझ रहे हैं। नो, वी आर लूजिंग समथिंग वेरी सीरियस। जैसे अब गरीब गरीब हो रहे हैं और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। और इस मुझको एक उदाहरण भी याद आ रहा था कि मेरे परिजन में से भी लोग बहुत सारे ऐसे संपर्क में आए जिन्होंने मुझको मैरिज में बुलाया। इतना खर्चा करता है, लाखों लाखों रुपया खर्चा करता है, इसीलिए कि उसके पास में सामर्थ्य है। लेकिन एक साधारण आदमी बेचारा वो बहुत ही स्ट्रगल होकर के अपने बच्चों का विवाह कर पाता है। तो इस तरह से बहुत बड़ी असामंजस्य की स्थिति, बहुत ही गरीब और अमीर के बीच की दूरी ये बढ़ती जा रही है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। अब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, अमेरिका जिसको अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में रशिया भी उसमें आता है, चाइना भी आता है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और उसके बाद में उन्होंने नाम दिया डेवलपिंग कंट्रीज। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड देन डेवलपिंग कंट्रीज एंड देन पुअर कंट्रीज। लेकिन ये जो तुलना है भौतिक दृष्टि से ही की गई है, परंतु दार्शनिक दृष्टि से मनुष्य मात्र भौतिक दृष्टिकोण से ही जीने वाला नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, ये तो जीने के लिए जरूरत है, लेकिन ये तो एक आधार है। और मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है वो लीलामय ने आगे प्रेरणा दी है इस प्रमा टॉपिक के माध्यम से। अरे मनुष्य के जीवन के 3 स्तर है, भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर।
तो इन तीनों स्तरों का हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए और अल्टीमेटली जो गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए, जो गुणात्मक गेन होनी चाहिए, जो उपलब्धि होनी चाहिए, वो प्रमा सिद्धि में होनी चाहिए। परंतु प्रमा सिद्धि में स्टैब्लिश होने के लिए भौतिक स्तर उन्नत चाहिए, इसीलिए प्रमा समृद्धि की भी जरूरत है। और प्रमा समृद्धि को स्टैब्लिश करने के लिए प्रमा रिद्धि की जरूरत है। इसीलिए बहुत ही सुंदर ढंग से कंप्लीट फिलॉसफी देकर उन्होंने, मतलब आज के तारक ब्रह्म बाबा आनंद मूर्ति जी ने मानवता के विकास के लिए संपूर्ण दर्शन दिया है। वो भौतिक क्षेत्र में भी है, मानसिक क्षेत्र में भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। भौतिक क्षेत्र में प्रभुत्व के माध्यम से, मानसिक क्षेत्र में बुद्धि की मुक्ति निमोहोमेनिजन के रूप में, और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्योर स्पिरिचुअल साइंस, उसमें माइक्रोवाइटा साइंस है, उसी के साथ में आइडिया एंड आइडियोलॉजी है, इसी के साथ एक कंप्लीट फिलॉसफी के रूप में आनंद सूत्रम है। इसको और भी विस्तारित फिलॉसफी को आगे जो बढ़ाया गया तो सुभाषित संग्रह है, आनंद वचनामृतम है। इवन कि बाबा जेल यात्रा के बाद में शिव की जो शिक्षा थी और कृष्ण की जो गाइडलाइन थी, उसके आधार पर भी और भी दो महत्वपूर्ण किताबों का सृजन किया, दैट इज नमः शिवाय शांति एंड आल्सो सुंदरम। हार्मोनी बननी बाकी रह गई है। इसीलिए इस हार्मोनियन नहीं बनने के कारण, जैसा कि हम लोग अब देख रहे हैं, कंट्री लेवल पर, प्रांत लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर पूरा आज अस्त व्यस्तता है। घर से लेकर करके सारे विश्व स्तर पर, जैसा कि बार बार हम सब लोग शेयर करते आ रहे हैं, आज यूरोपियन कंट्रीज वर्सेस कम्युनिस्ट कंट्रीज धीरे धीरे एक होकर के विश्व युद्ध की ललकार भरी जा रही है और मानव सभ्यता को ही खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो भौतिक दृष्टिकोण है। तो भौतिक दृष्टिकोण तो जीने के लिए है, ये जीवन का उद्देश्य तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप तो जीना है तो क्यों जीना है, इसका किसी को चिंता ही नहीं है। उसी चीज को चिंतन के क्षेत्र में निमोहुमेनिज्म टॉपिक देकर उन्होंने, गुरुदेव मतलब आनंद मूर्ति जी ने बहुत बड़ा उपकार किया टू गाइड अवर इंटेलेक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, rather I should say this guideline from imperfection to the perfection। तो मानवता के मन के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं और आरयू के प्लेटफॉर्म से इस चीज को उन्होंने इनरीच किया है, मानसिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, अग्रसर करने के लिए। और एक टॉपिक ऐसा भी है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वो ऐसे टॉपिक तो प्योर स्पिरिचुअल ही है, लेकिन उसमें भी पार्ट्स है। उस टॉपिक का नाम है, मैंने अन्यत्र परिवेश अन्यत्र
क्लास में थोड़ा रेफरेंस के रूप में बोला भी है, दैट इज सम्यक व्यायाम। ये सम्यक व्यायाम इस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है कि बहुत सारे साधक लोग हैं, आध्यात्मिक साधना करने वाले, वे लोग घर द्वार छोड़ करके कंदराओं में जाते हैं, गुफाओं में बैठते हैं और घनघोर साधना करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के लिए उसकी उपलब्धि है, लेकिन हम मनुष्य जीवन एक सामाजिक भी तो है। तो हमारे प्रेरणा स्रोत आज के तारक ब्रह्म, जिसको कि हम लोगों ने उनकी शिक्षा जो मिली सद्विप्र समाज, तो सद्विप्र समाज की जो प्रेरणा आई है तारक ब्रह्म बाबा महासद्विप्र से आई हुई है। तो एक अच्छा समाज अगर हम लोग बनाते हैं तो हमें कंदराओं में गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार को ही, हम अपने घर को ही एक मंदिर बना सकते हैं और आगे चल करके ये रियलाइज कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड लोगों ने रियलाइज किया, मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन भी आज समझने के लिए एक संतुलित मार्गदर्शन आवश्यक था। इसीलिए वो भौतिक स्तर को भौतिक समृद्धि के लिए प्रमा समृद्धि, इस पर लाने के लिए एग्रीकल्चर का एक नॉलेज अलग ही दिया है। संतुलित विकास होने के लिए कंप्लीट इकोनॉमिक फिलॉसफी दी है। इस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए मॉरलिस्ट लोगों की आवश्यकता है, इसलिए मॉरल लीडरशिप के लिए गाइडलाइन दिया। और ये मार्गदर्शक भौतिक प्रोग्रेस का एक संतुलन रखते हुए मानसिक विकास के लिए जोर देंगे। अब ये मानसिक विकास क्यों अवरुद्ध हो रहा है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स लोग, यहां भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन उसको डे नाइट अर्न मोर इसकी लालसा देकर उसको भौतिकवादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जा रहा है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अच्छा तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उससे वो खुश नहीं है। वो लोग बार बार ये मन में भावना लाते हैं, अरे भाई तनख्वाह तो मिल रहा है, लेकिन ये जो व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मनुष्य को आर्थिक जगत का ही प्राणी बना करके रख दिया है। तो आर्थिक जगत तो एक उपभोग ऐसा हो कि जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके, तो उसके लिए तो कोई चिंतन ही नहीं है। तो भौतिक समृद्धि के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी है, ये अलग से प्राउड के माध्यम से समझना जरूरी है। और हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आइए और विशेष ढंग से इसकी जानकारी करने के लिए मैं ये भी कहते हुए आगे बढ़ूं कि अभी 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 5 दिन का एक सुंदर ट्रेनिंग कैंप, जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप, अनेक इस विषयों पर सुंदर मार्गदर्शन होगा विद्वान ट्रेनर लोगों के द्वारा। वो प्लेस है डाल्टनगंज, जिसको कि बाबा ने उस शहर का नाम मेदिनीनगर दिया गया है। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसमें कि अंग्रेज आदमी था, उसके नाम पर उस शहर का नाम डाल्टनगंज था। तो उसको बाबा ने मेदिनी नाम का राजा, जो कि बहुत ही सेवा भाव वाले थे और बहुत हितैषी भावना से वो अपने प्रजा को संतुष्ट रखते थे और सेवा करते थे, इसलिए उसके नाम पर ही उस शहर का नाम अब है
मेदिनीनगर में आप सब लोगों का स्वागत है और विशेष दृष्टि से जानकारी करने के लिए। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रेरणा है आज अवरुद्ध हो रही है इस डिफेक्टिव फिलॉसफी, मैटर सेंटर्ड और सेल्फ सेंटर्ड, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो इसको भी संतुलन रूप में उपाय दिया है प्राउड। तो ये प्राउड जिसकी मैं चर्चा ऑलरेडी आप लोगों को रेफरेंस में दिया, ये सांगोपान स्टडी करने की चीज है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग तो जानते ही है। इसके साथ में हमें अपने मन के विकास का स्तर भी बढ़ाना है और वो मन के विकास का स्तर बढ़ाना है न्यू ह्यूमैनिस्टिक पैटर्न पर। तो न्यू ह्यूमैनिस्टिक पैटर्न क्या है, न्यू ह्यूमैनिस्टिक प्रेरणा क्या है? आज आनंद मार्ग में भी बहुत अच्छे विद्वान लोग मिलेंगे, बहुत अच्छी फिलॉसफी की पकड़ है, बोलते भी है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसको नहीं उतार पा रहे हैं। तो व्यवहारिक जीवन में जब हम फेल हो जाते हैं तो शारीरिक दृष्टि से भी जो है कमजोर हो जाते हैं, मानसिक दृष्टि से भी अपना संतुलन बिगाड़ते हुए बहुत सारे अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा लोगों को नाखुश करते हैं, जाने या अनजाने में हर्ट करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है। तो इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। तो मानसिक विकास के लिए जो मन की इच्छाएं हैं, क्योंकि जैसा कि आध्यात्मिक साधना करने वालों ने तो ये अनुभव किया कि मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड, ये परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। लेकिन जिन्होंने योगासन वगैरह का अभ्यास किया, कौशिकी तांडव का अभ्यास किया और इसके आधार पर जब इसका अनुभव करने को मिला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मनुष्य का ये जो शरीर है ये हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड, ये कहना तो उचित है, लेकिन उसके पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि दिस इज ए बायोलॉजिकल मशीन। तो ये बायोलॉजिकल मशीन होने के नाते हार्मोनल सिक्रेशन होता है शरीर में, और ये जो हार्मोनल सिक्रेशन जब होता है तो उसमें इच्छाओं का जन्म होता है, और इस इच्छाओं को अगर हम परिमार्जित नहीं रख सके तो मनुष्य अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए समाज में सुसामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। बहुत सारे राजा लोग हैं, नेता लोग हैं, पहले राजा लोग थे बहुत क्रूर थे, बहुत कम लोग थे कि जो सेवाभावी थे, हितैषी थे। उसी तरह से आज भी आज का जो राजनीतिक स्तर है, सब लोगों को ये छिपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एक बनावटी व्यक्तित्व के माध्यम से समाज का हर स्तर पर शोषण हो रहा है। तो इसीलिए नव्य मानवतावाद के माध्यम से सद्विप्रयोगों का निर्माण, ये सद्विप्रयोग, इनका उद्देश्य क्या होगा कि अगर मैंने अध्ययन किया है तो इस अध्ययन का जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे परम पुरुष गुरुदेव है। अगर हम किसी की सेवा भी करते हैं तो ये सेवा करने के लिए प्रेरणा भी गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की मिली है, और सेवा करने वाला जो साधक है वो अपने लिए, अपने संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि परम पुरुष की खुशी के लिए सेवा करता है। और ये बात ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार में मैं अभी बैठा हूँ, पटना राजधानी में, और मुझे ये जानकारी मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बिहार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने जो सेवा कार्य किया था उसमें उन लोगों ने ये पाया कि ये सेवा क्यों कर रहे लोग। तो हम लोगों से जानकारी करने के क्रम में उन्होंने ये नई जानकारी लिया कि आनंद मार्ग के जो प्राउटिस्ट लोग हैं, ये प्राउटिस्ट लोग अपने गुरु के संतुष्टि के लिए, उनके खुशी के लिए
सेवारत है। तो इसका मैसेज क्या है कि ये प्राउटिस्ट आनंद मार्गी जो है एक सिक्के के दो पहलू है, और इन लोगों का उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताश्च। हम व्यक्तिगत जीवन में परमात्मा की साधना करेंगे, लेकिन हमें परमात्मा के द्वारा जो ऊर्जा मिली है उसके माध्यम से हमको समाज की सेवा भी करनी है। तो वो भाव, और ये सेवा क्यों करनी है? क्योंकि जो कुछ भी मुझे ये सामर्थ्य मिला है भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर, ये सारा जो प्रसाद है, ये सारी जो संपदाएं है भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये परमात्मा का गिफ्ट है, परमात्मा का प्रसाद है, और मैं इस परमात्मा के प्रसाद को लोगों के साथ में बांटूंगा। तो ये भाव जो है, जो नव्य मानवतावाद दृष्टिकोण है, नव्य मानवतावाद बुद्धि की मुक्ति, तो बुद्धि की मुक्ति तभी संभव है जब हमें ये भावना पैदा हो जाए कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरी सार्थकता जो है परमात्मा को खुश करने में ही है, और परमात्मा खुश होते हैं मैं जब संसार की सेवा करता हूं। तो एज ए टीचर, हर टीचर का एक ड्यूटी बनता है। आज तो लोगों को प्रमा नाम की चीज ही पता नहीं है, आज नव्य मानवतावाद दृष्टि से परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो बच्चों को कैसे वो शिक्षा देंगे? तो इसीलिए चाणक्य जैसे जो गुरु थे, गुरुदेव की भूमिका निभाने वाले भगवान शिव और भगवान कृष्ण, उनके बारे में तभी जो लोग, बहुत सारे आज के मॉडर्न एजुकेशन के स्टूडेंट लोगों को तो जानकारी ही नहीं है। तो वे लोग अच्छे योग्य गुरु कैसे बन सकते हैं? तो योग्य गुरु बनने के लिए हमें वो आध्यात्म का जो सार है कि ये जो जीवन है ये परमात्मा से ही हमें ये जीवन मिला हुआ है, लेकिन ये अनमोल परमात्मा का जो जीवन मिला हुआ है, जिस समय हमारा जीवन मिला है सूतिका गृह से, जब हम जन्म ले चुके हैं, अब वो स्टेप बाय स्टेप यमराज की तरफ भी वो जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, और बिना वारंट से एक दिन सब लोगों को जाना है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? आज ही मैं एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के को हमने पूछा कि बोलो, तुम तो अच्छे पढ़े लिखे हो, अब समझदार भी हो गए हो, बोलो ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का पर्पज क्या है? वो सिर्फ मेरा मुंह ताकता रहा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक लड़के का नाम मुझे जर्नी करने के क्रम में सुनने को मिला, विवेक। हमने कहा कि आपका नाम तो बहुत बढ़िया है जी, और वो अच्छा इंजीनियर साहब भी थे। तो हमने कहा कि बोलो मिस्टर विवेक, विवेक का ये शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तो वो अपने नाम का विवेक की दृष्टि से वही बोला कि जो ज्ञानी है, जो लोगों को ज्ञान दे सकता है। तो हमने कहा कि कैसा ज्ञान? तो उसको वो विश्लेषण नहीं दे सका। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जैसे कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा विकास किया है, एटम बम का आविष्कार हुआ है, लेकिन विवेक के अभाव में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों का विध्वंस हो चुका। तो कमी किस चीज की रही है? वो आत्मज्ञान की। वही आत्मज्ञान है विवेक, अर्थात दूसरे शब्दों में ये नॉलेज विच इज कैपेबल टू डिस्क्रिमिनेट दिस इज गुड, दिस इज राइट। अर्थात दूसरे शब्दों में विवेक का अर्थ है ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज गुड बट दिस इज बैड, दिस रिकॉग्नाइजिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली इस विवेक और इसके साथ में जुड़ा हुआ है वैराग्य। विवेक और वैराग्य के कारण, इसके अभाव के कारण आज गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। गरीब की तो मजबूरी है, लेकिन अमीर आज गलत व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। तो इस गलत व्यवस्था को ईश्वर केंद्रित दर्शन जो आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के द्वारा मिला हुआ है, उस ईश्वर केंद्रित दर्शन में भौतिक स्तर को मजबूत बनाने के लिए प्रमा का सहारा लेते हुए, बैल की तरह से न खटते हुए, हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन
और ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इसके लिए कोऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, इसमें दोनों में सुसामंजस्य स्थापित करना। इसी तरह से और भी छोटे स्तर पर, छोटे छोटे लेवल पर, जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आता है, सेरीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर में फिर उन्नत बीज की जरूरत है, फर्टाइल लैंड की जरूरत है, इरिगेशन की आवश्यकता को मजबूत करने के लिए उसके विकास के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है। वाटर कंजर्वेशन को ख्याल में रखते हुए उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट करने के क्रम में आज नेचर को हम लोगों ने ताक पर लगा दिया है। तो ये नेचर किस तरह से सुसामंजस्य रूप में स्थापित हो सके, उसको ध्यान में रखने के लिए उसमें प्रमाण स्थापित करना है। तो ये हुआ लोक त्रिकोण। तो समय कम पड़ जाएगा, मैं इशारा कर रहा हूं कि ये अलग से सेमिनार का क्लास है और विस्तारित रूप से इसको स्टडी करने की जरूरत है। बस थोड़े शब्दों में मैं यही कहूंगा कि आनंद मार्ग का दर्शन ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में वह प्रमा को ख्याल में रखते हुए भौतिक समृद्धि, मानसिक रिद्धि, तो भौतिक समृद्धि, प्रमा समृद्धि और मानसिक रिद्धि, मानसिक, इसको मानसिक रिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि, इन तीनों का सुसामंजस्य बना करके प्रमा को इस्टेब्लिश करने से यह समाज एक सुंदर समाज बनाया जा सकता है। ऐसा बाबा ने संकल्प लिया और वही संकल्प पुरुष बन कर करके इस धरती पर आए। तो हमारे आनंद मार्ग में कुछ अध्ययन करने के बाद में ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, ज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रमा के दृष्टिकोण से हमें यह भी समझना जरूरी है, जितना हमें ज्ञान मिलता है आनंद मार्ग का या जो भी ज्ञान मिले, उसको हम व्यवहार में कितना लाते हैं, तो उसको बोलते कर्म क्षेत्र। तो ज्ञान और कर्म, तो जितना हमें ज्ञान है उससे उसको ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करना है, कर्म को कर्म में, ज्ञान को कर्म में डाइल्यूट करना है, नहीं तो अहंकार पैदा हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से ये जानकारी आती है कि जो ज्ञानी है वो अहंकारी भी हो जाता है, आलसी भी हो जाता है, और जो कर्मी होता है वो भी कर्म का अहंकार आ जाता है। तो जहाँ अहंकार आ जाएगा वहां मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है और गलत दिशा में जा सकता है। तो इस ज्ञान का सदुपयोग कहाँ होता है कि मेरे परम पुरुष मेरे से नाराज न हो सके, मेरे परम पुरुष मैं उनको खुश कर सकूं। तो ये जो मेरा जो ज्ञान है इसको और भी बैलेंस वे में डेवलप करने के लिए उन्होंने एक टॉपिक दे रखा हुआ है, सम्यक व्यायाम। तो इस सम्यक व्यायाम में गाइडलाइन आती है कि आसन, कौशिकी, तांडव और शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए हमारी जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है, हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाते हुए हमारी जो इच्छाएं हैं, जिसको वृत्तियां कहा जाता है, प्रोपेंसिटीज कहा जाता है, जो कि मन को आकर्षित करती रहती है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब इमोशनल भावना से भावित नहीं होना है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की जो सार्वभौम गाइडलाइन है उसके अनुसार में हमको अपने आप को बैलेंस बना के रखना है और कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। इस इमोशनल डिसीजन के कारण आज साधक लोगों में भी टकराव हो रहा है, तो दिस इज आल्सो अनवांटेड। तो इसमें भी आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है। तो उसके लिए नव्य मानवतावाद
के माध्यम से हम अपने ज्ञान को परिमार्जित करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रमा रिद्धि। और इस प्रमा रिद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक साधक बन करके, इसमें आध्यात्मिक साधक जब बनेगा तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहेगा, कोई टकराव नहीं रहेगा, कोई इमोशनल बैलेंस रहेगा। इसके वजह से उसमें ट्रू सेंस में वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग आएगी। तो सेवा तो करनी है, तो सेवा करने के क्रम में मैं जो सेवा कर रहा हूं, आनंद मार्ग का जो गुरुदेव का गाइडलाइन है, उसमें चर्याचर्य के द्वारा गाइडलाइन दी गई है। आनंद मार्ग की जो फिलॉसफी है, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, इन तीनों स्तर पर सांगोपांग स्टडी करते हुए, उसमें बैलेंस रखते हुए, और उसमें कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये जो बाबा की गाइडलाइन है उसमें उसका समाधान भी दिया गया है। जैसे तो आनंद मार्ग में बाबा ने त्रिशास्त्र के रूप में दिया है, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र। इसके माध्यम से हम अपने आप को आत्मविश्लेषण करेंगे ताकि हम गुरुदेव को नाराज ना कर ले। आज बहुत सारे इमोशनल इम्बैलेंस के कारण हमारे आनंद मार्ग में भी कुछ कमियां अभी तक हैं। इसको भी आत्मविश्लेषण के द्वारा दूर करना हमारा ड्यूटी का एक अंग है। तो ये भी एक प्रमा का पार्ट है। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था। तो अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है सम्यक व्यायाम, तो इसको और भी मैं थोड़ा सा विस्तारित करना चाहूंगा प्रमा के दृष्टिकोण से। जैसे मैं यहाँ टेबल रखा हूं, टेबल पर मेरा ये मोबाइल है, मेरी किताब रखी हुई है। अब ये टेबल जो बैलेंस रूप में है, ये 4 पैर पर खड़ा है। इसमें से एक पैर भी अगर थोड़ा सा लंगड़ा हो जाएगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। उसी तरह से ये जो मनुष्य का जीवन है, भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, इसका सुसामंजस्य स्थापित होना मांगता है। इसीलिए अष्टांग योग साधना, तो अष्टांग योग साधना में शरीर भी है। इस शरीर के लिए आसन, कौशिकी, तांडव, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। उसी तरह से प्योर सेंटिएंट फूड, इसकी भी आवश्यकता है। और उस सेंटिएंट प्रमिता हार का नाम है, और उसको आज के इस कोरोना के पीरियड में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की दृष्टि से गाइडलाइन आई है, अल्कलाइन ओरिएंटेड फूड। अल्कलाइन ओरिएंटेड मीन्स डायरेक्टली गाइडलाइन है, जो बाबा कह रहे हैं उसी को आज के डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि 80% आप अल्कलाइन भोजन लीजिए और 20% एसिडिक भोजन लीजिए। तो एसिडिक भोजन क्या है? दाल, चावल, भात और हरी सब्जियां। और दालें भी जो है एसिडिक नेचर में आती है। तो मैक्सिमम सब्जी, मैक्सिमम फ्रूट्स, मैक्सिमम फ्रूट जूस, मैक्सिमम सलाद, इसकी मात्रा बढ़ाते हुए इस शरीर को निरोग रखना है। तब हम साधना में और अग्रसर हो सकते हैं। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी तो नहीं है। अगर अभी क्लास होता ऑफलाइन तो पूछा जा सकता था कि बोलो ये बॉडी नहीं है तो फिर क्या है? निश्चित रूप से ये बॉडी नहीं है, ये है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश, इसमें एक चिंतन पैदा होता है। तो वो चिंतन को ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, जैसा खावे अन्न ऐसा ही होवे मन। तो मन की इसी आधार पर लेयर्स है। पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। तो अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। हिरणमय परे कोश से तत्सुब्रह्म ज्योतिषा ज्योतिष तद। तो हिरणमय कोश से परे जब हम गुरु के साथ में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तब एक विवेक,
और वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है, then we get true knowledge to understand this is good, this is bad. So we are in the process of the perfection. तो हम लोग जब हम तुलना करते हैं तो आज का जनरल समाज और आनंद मार्ग समाज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन कि जो साधारण लोग हैं, जो आनंद मार्गी नहीं बनने हैं लेकिन अच्छे विचार के हैं, वे लोग हमें रिगार्ड करते हैं और बोलते हैं कि आनंद मार्गी लोग बहुत अच्छे होते हैं। इतने से हमें खुश नहीं होना है, हमें आत्मविश्लेषण करते हुए हमें जो कुछ कमियां हैं वो आत्मविश्लेषण करते हुए उसमें निखार लाना है और टकराव के पोजीशन के बेहतर लड़ाई झगड़े के प्रोसेस में नहीं जाकर करके आत्मविश्लेषण करते हुए उसको अपने लेवल पर ही उसको सॉल्व भी कर लेना जरूरी है। तो ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है प्रमा के रूप में। और आगे बाबा कहते हैं कि भौतिक स्तर इसको सब्लिमेशन करते हुए अन्नमय कोश से काममय कोश और काममय कोश से मनोमय कोश के रूप में अपने यम नियम के द्वारा आगे चक्रों के जो लेसन्स है उसमें वृत्तियों को चैनलाइज करते हुए प्राणायाम के द्वारा विवेक को जागृत करते हुए और अपनी व्हील पावर को स्ट्रांग करते हुए व्हील पावर को भी हम मजबूत बना सकते हैं। तो और ये व्हील पावर अल्टीमेटली मदद करती है टू इस्टेब्लिश इन द परफेक्शन। तो आगे ईश्वर प्रणिधान और ध्यान के जो लेसन्स है इसमें पारंगत होकर जब इसमें सीखना ही नहीं है, उसको अभ्यास भी करना है और अभ्यास करते हुए भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर इन तीनों में सुसामंजस्य स्थापित जब करते हैं तो निश्चित रूप से भौतिक स्तर पर प्रमा समृद्धि, मानसिक स्तर पर प्रमा रिद्धि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रमा सिद्धि, इसमें हम इस्टेब्लिश होते हैं। तो आज तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट भी नहीं आ पाए क्योंकि ये पहले ही एक टॉपिक ऑलरेडी इस टॉपिक पर चर्चा हुई थी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे कड़वे शब्दों को उदाहरण देते हुए वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाकी था। तो मैंने आज समय के लिमिटेशन में ही कुछ थोड़ा सा अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया। और आज का क्लास और भी बहुत चीजें मांगता। हाँ, कुछ अभी हमारे साथ में काफी अच्छे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। अभी मैं धीरे धीरे प्रणव, एडवोकेट प्रणव दादा कुछ कहना चाहते हैं। प्रमोद भाई कुछ आपने नहीं, प्रणव आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे क्या? यू आर ए मास्टर इन द लॉ, तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रमा को कुछ थोड़ा सा एक्सपांड कर पाएंगे? नहीं, ये प्रणव दादा हम हमारे प्राउत वाले उसके हैं, अपने यूपी के सेक्रेट मतलब प्राउत के दादा हैं प्रणव दादा, वो वकील साहब नहीं है। अच्छा चलो, एक वकील साहिबा आई हुई है, मैं उनको देख रहा हूँ केरला से दीदी। terms of law, today there is a lot that's happening in law because of imbalance. I would go on that aspect because we see the whole system of law getting dislodged because of lack of access. Why is this lack of access? It is, as you said, lack of all the three, be it physical, be it mental, as well as spiritual. That is why I said in every field, every sphere of life, it is important. I will explain why it is in physical sphere, because law has become inaccessible. Why? Because law is also made determinant based on your economic status, which is completely a violation
of human rights. Everybody knows that it is not right to deny justice based on economic reasons. But why it is so? It is because of the fact that economic status cannot be the basis on which law justice can be determined. But the practicality is people are not able to access law if they don't have the economic means. So there needs to be Prama. Secondly, when you look at the mental aspect, how far has law been able to set right people on the mental aspect? Example is the Shraddha case, where complete imbalance of citizens, be it the woman or the man. The woman is not able to bring balance, man is totally imbalanced. Make it short. Yes. And thirdly, spiritual side, because we are not able to understand what justice is today because of lack of spirituality. So I would say that in all three spheres, and yesterday, Justice Chandrachud was giving his Jigyasu, can you lecture. few experience, Mr. Jigyasu? There is some net problem. Jigyasu? Okay, Dada, so somebody is talking. जी दीदी आप कंटिन्यू करिए. Lokesh ji? Should I continue? Should I continue? I'll just close this. हाँ, Actually, I दीदी, just आप wanted to continue. say that Let- Justice let- Chandrachud yesterday in his lecture to students of the new college, that university that's being opened, he was confirming to this fact that why everybody in the field of law, be it students, be it lecturers, be it judges, everybody has to get on Continuity. spirituality. So that comes from the Chief Justice of India. Okay. So the importance of all three spheres, if you can hear that lecture, you could hear from the Chief Justice himself. Thanks a lot. जी दीदी धन्यवाद. बिल्कुल. जी दादाजी. जी Message in the form of नहीं अभी साथ में अभी हाँ है. आपकी आवाज कट रही है. एक अच्छी जानकार व्यक्ति के रूप में अनुभूति जी भी जुड़ी हुई है. अनुभूति जी, यू कैन शेयर योर फ्यू वर्ड्स. Right now. Sorry? Yes, please call someone else right now. I'll speak afterwards. Actually, time is already over, and participants also are now. अनुज दादा कुछ कहना चाहते हैं दादाजी. अनुदेव. नमस्कार दादाजी. प्रमा, जैसा कि मेरा विचार है, प्रमा का मतलब बैलेंस है. अब बैलेंस जो आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है दादाजी. आप अपना मानव जो है, आप अपना नेट ठीक कर लीजिए. आवाज आ रही है मेरा? हाँ, अब आ रही है. हाँ अब ठीक है, बीच बीच में कट रही थी. तो ह्यूमन लाइफ में बैलेंस होने के लिए तीनों स्तर में बैलेंस होना पड़ेगा, भौतिक में भी, मानसिक में भी और आध्यात्मिक में भी. तो बाबा यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं कि जो केवल और केवल कर्मी है वो भी उनके लाइफ में प्रमा बैलेंस नहीं होगा. जो केवल ज्ञानी है उनके लाइफ में भी प्रमा बैलेंस नहीं होगा. केवल और केवल एक भक्त बन के ही प्रमा बैलेंस किया जा सकता है. क्योंकि भक्त ये जानते हैं कि हमारा भौतिक स्तर में कितना हमारे नीड है, क्योंकि नीड को पूरा किया जा सकता है लेकिन ग्रीड को, लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है. तो कर्मी और ज्ञानी से कभी भी प्रमा बैलेंस नहीं हो सकता ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि वो एक पक्ष को, लाइफ के एक पक्ष को, चाहे भौतिक पक्ष हो या मानसिक पक्ष हो, उसको लेकर ज्ञानी लोग मानसिक पक्ष को लेकर आगे बढ़ जाएंगे. भौतिक और उनका आध्यात्मिक जो प्रमा है, जो सिद्धि है और समृद्धि है, वो छूट जाएगा. रिद्धि में तो आगे निकल जाएंगे. वो उसी तरह कर्मी जो हैंगे वो समृद्धि में आगे निकल जाएंगे. टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाएंगे, लेकिन उनको सिद्धि में वो पिछड़ जाएंगे. तो इसलिए हम लोग को भक्त बनना है. भक्त बनने में ही हमारा प्रमा बैलेंस हो सकता है. वो हमारे समाज की बात करें
अनुज अनुज, हाँ, मैं आपको थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। जी दादा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि ज्ञान, कर्म और भक्ति में सामंजस्य बना के रखना जरूरी है, जी लेकिन दादा, ये इनडायरेक्ट वे में मैं यही कहना चाह रहा था। जो गोल है परम पुरुष को खुश करते हुए भक्ति में इस्टेब्लिश होना है, लेकिन भक्ति में इस्टेब्लिश होने के लिए ज्ञान और कर्मों की भी सपोर्ट मिलती है, उसका भी सहारा लेना बुद्धिमानी के साथ में, ये व्यवहारिक है, ये प्रमा बोलता है। हाँ, ज्ञान कर्म मिश्रा भक्ति चाहिए। हाँ ठीक है, अब जी दादा, धन्यवाद। ओके, और कोई बोलना चाह रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि लोग निकल रहे, लोगों को पेशेंस नहीं है। हाँ, तो मैं ये क्लोज करने के क्रम में करेंगे। अभी जैसे हम लोग अभी क्लास में बैठे, तो ये क्लास 8 से 9:15 9:30 तक हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने जानकारी दिया कि हम लोग फिर खाने पीने के लिए लेट हो जाते हैं, इसी 9 ज्यादा से 9-10 तक इसको खत्म कर लिया करिए। तो आगे के लिए मैं गाइडलाइन देना बिल्कुल कि ये आवश्यक है कि कोशिश करें हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी साधना पूजा पाठ करते हुए, हो सके तो भोजन भी कर लीजिए, क्योंकि वो भोजन 9:30 और कंक्लूड करते हैं। ठीक है लोकेश जी? ओके, तो 2 मिनट वो कीर्तन जो लगाया था ना हमारे किया है, तो अब टाइम हो गया है दीदी, तो No जी, problem, जी। Dada. We will जी, come दादा। back. We will come back. Thank you. दादा मैं कीर्तन कर दूं क्या? हेलो, दादा मैं कीर्तन कर दूं क्या? हाँ, मैं कीर्तन कर दूं क्या? कर दीजिए 2 मिनट। परमपिता बाबा की बाबा नामों के वाला, 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 बाबा नाम के कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए। कैसे दादा जी? दीदी हाँ, डिस्प्ले नहीं हो रहा। चलिए सब लोग ध्यान कर लेते 2 मिनट। ओके, परमपिता बाबा की जय। तो पुनः मैं ये याद दिला दूं, अब हम लोग यूटीसी में 15 से 19 के बीच में बिजी रहेंगे। इसके बाद में आगे के क्लास हम शुरू करेंगे, लेकिन इस यूटीसी में जो डाल्टनगंज मतलब झारखंड का एक पार्ट है, रांची के पास में ही, इसका नाम जैसा कि आप लोगों को मैंने सुनाया मेदिनीनगर। जो आसपास के सब लोग हैं, एक दूसरों को शेयर करिए, प्रेरित करिए, और हम लोग मिलेंगे यूटीसी के माध्यम से। और इसी के साथ में
आज का क्लास यहाँ हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए यहाँ ही सब लोगों के लिए नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। जय जय। नमस्कार। नमस्कार दादाजी।